Shut up and sit down. सो हेलो फ्रेंड्स, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। सो अगर जिसने नहीं देखा वो जाके पहले उसे देख ले, क्योंकि उस लेक्चर की कुछ चीज़ें इस लेक्चर में यूज़ होने वाली है, यानी कि टर्म्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोएगुलेशन से। कोएगुलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट की जो प्रोसेस होती है उसको हम कोएगुलेशन कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो बहुत छोटा सा हेपेरिन, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में, इसलिए कह रहा हूँ पिछले लेक्चर की कुछ चीज़ें यूज़ होगी। एक बार देख के आ जाए। वैसे मैं बता देता हूँ, हेपेरिन बेसोफिल में आता था, जो कि एक एंटी कोएगुलेंट की तरह काम करता था, यानी कि क्लॉट नहीं बनने देता था। मैंने आगे लिखा था क्लॉट नहीं बनने देता था। जब भी वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता, जब भी अपन को कट लगता तो अपना ब्लड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो जो हेपेरिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, जिसकी वजह से कि क्लॉट बन सकता है। तो वो इनएक्टिव हो जाता है, तो वो क्लॉट बनने को रोकेगा नहीं। हमारे क्लॉट बन सकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले टिश्यू इंजरी हुई, कहीं भी चोट लगी, तो उसमें प्लेटलेट्स रप्चर होती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स रप्चर होती है तो उसमें से एक प्रोटीन निकलता है, जिसको कि हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाके कैल्शियम के साथ मिक्स होता है, एग्रीगेट होता है, और वो थ्रोम्बोकाइनेस, और जो थ्रोम्बोकाइनेस होता है वो एक टेम्परेरी क्लॉट बनाता है, जिससे कि एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग प्रिवेंट हो जाती है। मेन क्लॉट बाकी है, पर एक थ्रोम्बोकाइनेस ऐसे काम करता है जिससे कि वहाँ पर प्लेटलेट्स जो रप्चर हुई है उनके ऊपर एक एग्रीगेशन की लेयर बनने लग जाती है, जिससे कि एक्सेस ब्लीडिंग नहीं होती है। उसके बाद आ जाते हैं थ्रोम्बोकाइनेस की फॉर्मेशन तो हो गई। अब थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, ब्लड में जितने भी इनएक्टिव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उनको एक्टिवेट करने का काम करेगा। अब जैसे थ्रोम्बोकाइनेस है वो एक्टिवेट हो गया। थ्रोम्बोकाइनेस भी पहले मतलब थ्रोम्बोकाइनेस तो फॉर्मेशन हुआ था, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, वो कैल्शियम के साथ एग्रीगेट हुआ, थ्रोम्बोकाइनेस बना। थ्रोम्बोकाइनेस ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव किया, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था, वो एक्टिव होकर थ्रोम्बिन बन गया। अब थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में, तब थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक फाइब्रिनोजन होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब उसको वो क्या करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसको एक्टिव करेगा और थ्रोम्बिन मिल के फाइब्रिन बनाएगा, जो कि एक नेटवर्क टाइप होता है। अब जहाँ पर प्लेटलेट्स रप्चर हुई है वहाँ पर कुछ डेड डब्ल्यूबीसीज भी होंगे, जो कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए होंगे। तो उन सब के एग्रीगेट से जो थ्रेड्स है वो एक जाली टाइप की स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसको कि हम क्लॉट्स कहते हैं, या उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम कोएगुलेशन कहते हैं। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के लिए हमको सबसे पहले विटामिन के बहुत इसेंशियल होता है, और इस पे क्वेश्चंस आ चुका है कि क्लॉट बनने की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है। तो एक तो विटामिन के, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेस बनने के लिए कैल्शियम, तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखना। तो हम आगे चलते हैं। अब ये फाइब्रिनोजन से थ्रोम्बिन ने हेल्प की, फाइब्रिन बन गया, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, डेड सेल्स थे जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उन्होंने मिलकर ये जो स्ट्रक्चर बनाया उसको हम कहते हैं फाइब्रिन। तो ओवरऑल हमारे लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनी उसको हम कहते हैं फाइब्रिन, और जो क्लॉट बना उसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। हमने देखा था अभी प्लेटलेट्स वाले प्रीवियस लेक्चर में, तो फिर कह रहा हूँ देख लेना आप एक बार। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ फिर से आपको अच्छे से। सबसे पहले हमारे पास हेपेरिन था। हेपेरिन जो ब्लड में रहता है तो वो क्लॉट नहीं बनने देता, बट ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते में वो इनएक्टिव हो जाता है, तो क्लॉट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब टिश्यू इंजरी हुई, प्लेटलेट्स रप्चर हुए, उसमें से एक प्रोटीन निकला जिसको कि हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। उस थ्रोम्बोप्लास्टिन की मदद करने कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद थ्रोम्बोकाइनेस बनता है। थ्रोम्बोकाइनेस ब्लड में जितने भी इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, 14 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो अब उन सबको एक्टिवेट करेगा। 14 आपको पढ़ने नहीं है, क्वेश्चन में नहीं आते, बट इतने जितने हैं उतने पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोकाइनेस है। अब थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन बनेगा। थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को जो कि थ्रेड लाइक है उसकी हेल्प करेगा। अब फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन मिलकर फाइब्रिन बनाएंगे, जो कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। अब वो तो थ्रेड, ये फाइब्रिनोजन थ्रेड है, तब वो थ्रेड फॉर्म होंगे और उसके बीच में जो डेड सेल्स है वो आके मिक्सअप हो जाएगी, जिससे कि एग्रीगेट क्लॉट बन जाएगा, जिससे कि ब्लड पास नहीं हो सकता। जो क्लॉट बनेगा उसको हम थ्रोम्बस भी कहते हैं। और बस आप किसी प्रोसेस की फॉर्मेशन को हम कोएगुलेशन कहते थे। तो ये टॉपिक तो हो गया आपका। अगर इसमें से भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा उसमें उसको कवर कर दूंगा। और ऐसा ही हो तो आप प्रीवियस बैक करके देख लेना लेक्चर एक बार, और समझ में आ जाएगा आपको, इतना अच्छे से समझा दिया है। और ये लीवर वाला आप सोचोगे ये क्या है, तो जो ये प्रोथ्रोम्बिन होता है वो लीवर में होता है, बस यही, और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कोएगुलेशन से रिलेटेड है। नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज द क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी सॉरी। तो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, क्योंकि इनिशियल स्टेज में क्या काम करता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में थ्रोम्बोसाइट्स होता है, यानी कि जो प्लेटलेट्स जो कि इनिशियल स्टेप में क्लॉट बनाता है, और जो लास्ट में जो बनता है वो फाइब्रिन होता है। हमने अभी देख लिया फाइब्रिन बनता है, जिसको कि हम लास्ट में जो क्लॉट को हम थ्रोम्बस कहते हैं, और उसकी प्रोसेस को कोएगुलेशन कहते हैं। सो दैट्स इजी। सो थैंक यू, मीट अप इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुप। सबसे पहले देख लेते हैं कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है। तो वो है कार्ल लैंडस्टीनर। इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ब्लड तो सबका एक जैसा है, तो फिर वो डिफर किस बेसिस पे करता है।
तो जो ब्लड है वो किस बेसिस पे डिफर करता है वही तो हम पढ़ रहे हैं, वही देख रहे हैं, चिंता मत करो, बताता हूँ मैं। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड में आरबीसीस होती है। ठीक है, आरबीसीस के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हमने देख लिया पहले वो तो। पर आरबीसीस की सरफेस पे कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफर करते हैं हर एक ब्लड ग्रुप में। ठीक है, किसी के ब्लड ग्रुप में कुछ और होते हैं, किसी के ब्लड ग्रुप में कुछ और होते हैं, इसीलिए तो ब्लड ग्रुप डिवाइड हुआ। ठीक है, तो वो एंटीजन के बेसिस पे, वो एंटीजन एक प्रोटीन होता है, उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप डिवाइड हुए। ठीक है, यहाँ लिख रखा है विच एंटीजन प्रेजेंट ऑफ द सर्फेस ऑफ आरबीसीस फॉरेन प्रोटीन मेक देम अ सेल टू मेक इट यूनिक। ठीक है, एक फॉरेन प्रोटीन होती है जो कि उन आरबीसीस को यूनिक बनाती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप डिवाइड हुआ। इसके बाद आ जाता है एबीओ सिस्टम, जिसमें हम देख लेते हैं ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, ए बी ओ, 4 टाइप के। ठीक है, एंटीबॉडीज, एंटी बी, एंटी ए इसके पास होती नहीं, एब्सेंट, एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है, ये सही है। ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट है मिस मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, जैसे कि आपने ये कोई बीकर लिया, उसमें ब्लड ग्रुप है ए टाइप का, यानी कि ए टाइप की एंटीजन है, फॉरेन प्रोटीन। ठीक है, इसके पास होगा एंटी बी, ए ब्लड ग्रुप के पास एंटी बी है, इस टाइप की होती है वो थोड़ी सी। ठीक है, एंटी बी इस टाइप की होती है। अगर आप अब इसमें कोई दूसरा ब्लड ग्रुप डालते हैं, हमने इसमें ब्लड ग्रुप बी डाला तो उसके पास हमने ब्लड ग्रुप डाला तो उसकी आरबीसी, उसके ऊपर बी के एंटीजन्स होंगे। अब क्या करेगा, ये जो ए है ब्लड ग्रुप, उसकी जो एंटीबॉडीज़ है ए सी, वो यहाँ फॉरेन, मतलब हमने तो बाहर से ही डाली है ना, दूसरा ब्लड ग्रुप भी बाहर से ही डाला, तो वो जो बाहर दूसरा ब्लड ग्रुप है उसके खिलाफ वो जो एंटीबॉडीज़ है वो यहाँ पर आके उसकी एंटीजन की सरफेस पे क्लम्प कर जाएंगे, जिसको हम क्लम्पिंग कहते हैं। ठीक है, क्या करेगी, क्लम्प कर जाएगी। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, वो यहाँ पे आके क्लम्प कर जाएंगी, जिससे कि ये जो आरबीसीज है ब्लड ग्रुप बी की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉइंग। तो अगर कहीं भी मिस मैचिंग होता है ब्लड ग्रुप का तो वहाँ पर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज होती है, जिसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, टर्म है ये क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज के लिए एग्लूटिनेशन। सो यूनिवर्सल रिसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर क्या होता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर ले, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाए, तो वो है ए बी। ये याद करना, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, वो ए बी होता है। अब ए बी में ए है तो वो ए से भी एक्सेप्ट कर लेता है, बी है तो वो बी से भी एक्सेप्ट कर लेता है, और ओ उसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है तो वहाँ पे क्लम्प बन ही नहीं सकता है, क्योंकि क्लम्प बनने की साइट ही एंटीजन है। सो ओ भी आ सकता है, और यूनिवर्सल डोनर है ओ। अब हम देख लेते हैं आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम, आरएच मतलब फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रिजस मंकी। जो ये आरएच सिस्टम है वो सबसे पहले रिजस मंकी में डिस्कवर हुआ था, सो नेम इज गिवन इट आरएच सिस्टम। देख लेते हैं, हमारे पास कोई भी ब्लड ग्रुप हो, जैसे ए हो, बी हो या ए बी हो या ओ हो, अगर उस पर आरएच का एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम आरएच पॉजिटिव कहेंगे, और अगर उसमें एंटीजन एब्सेंट है तो हम उसको आरएच नेगेटिव कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एंटीजन होता है इसमें आरएच का, और इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है। एंटीबॉडीज की बात कर ले तो हम इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, तो ये किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वो ये किसी के भी खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बना सकता। इसके पास एंटी आरएच है, यानी कि एंटी आरएच यानी कि आरएच पॉजिटिव के खिलाफ। तो अगर आरएच नेगेटिव वाला है उसमें अगर हम आरएच नेगेटिव मिक्स करते हैं तो सही है, पर अगर हमने अगर आरएच पॉजिटिव मिक्स किया तो ये उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा और क्लम्पिंग होगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है टेक फ्रॉम, तो जो आरएच पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है, और ये सिर्फ नेगेटिव से लिखा है, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि एंटीजन की वजह से। और ये डोनेट, ये पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। क्यों पॉजिटिव को डोनेट क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज नहीं है और इसके पास एंटीजन है, और ये डोनेट टू। और ये जो आरएच नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है, नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं है, तो ये किसी के अंदर भी जाएगा, इसके पास अपनी क्लम्पिंग साइट ही नहीं है, एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो क्लम्प बनने की प्रक्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, ओके। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है आरएच इनकम्पेबिलिटी। देख लेते हैं इसमें क्या होता है। सो यहाँ मदर का है, और यहाँ फादर का है, और यहाँ बेबी का है। अगर मदर का पॉजिटिव है, फादर का पॉजिटिव है, तो बेबी का पॉजिटिव होगा। मदर का नेगेटिव है, फादर का नेगेटिव है, तो बेबी का नेगेटिव होगा। मदर का पॉजिटिव है, फादर का नेगेटिव है, तो बेबी का पॉजिटिव है। इसमें एक बात कॉमन है कि मदर के ब्लड ग्रुप के हिसाब से बेबी का ब्लड ग्रुप डिसाइड हो रहा है। मदर पॉजिटिव, बेबी पॉजिटिव, मदर नेगेटिव, बेबी नेगेटिव, मदर पॉजिटिव, बेबी भी पॉजिटिव। पर यहाँ फोर्थ केस में मदर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है और बेबी पॉजिटिव। यहाँ पर मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड नहीं कर रहा है, तो इस डिफरेंट फिनोमेनन को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कहते हैं। इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, सही में आ चुके हैं। इसको और भी क्या कहते हैं, हेमियोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, ठीक है, तो हम अब उस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस का थोड़ा सा केस समझ लेते हैं। तो ये है फीटस, जिसमें कि बेबी है जिसका ब्लड ग्रुप है आरएच पॉजिटिव, और ये मदर है जिसका कि ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव, वही ऊपर वाला ही केस है। और ये है प्लेसेंटा की कवरिंग चारों, मैंने इतनी बनाई है। अब बेबी है तो ब्लड तो एक्सचेंज होगा, इंटरमीडिएट होता रहता है ब्लड का भी, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। सो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें अब हमने देखा था कि अगर आरएच पॉजिटिव के साथ आरएच नेगेटिव मिक्स होगा तो एंटीबॉडीज तो बनेगी। ठीक है, एंटीबॉडीज तो बनेगी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो एंटीबॉडीज बनती है वो होती है आईजीएम, जो कि मदर बनाती है। ठीक है, उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है तो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती तो बेबी अफेक्ट नहीं होता, उसकी आरबीसीज एकदम सही रहती है। ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी के ऑनवर्ड में जब वापस से अगर बेबी मतलब होता ही है, बेबी क्या कहते हैं पॉजिटिव होता है आरएच और मदर आरएच नेगेटिव होती है, तो
तो उसके खिलाफ जो सेकेंड एंटीबॉडीज बनती है होती है IgG। पहली बनी थी वो IgM थी, सेकेंड बनी वो IgG है। इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी है और ये थोड़ी सी मतलब इसकी बाकी सारी एंटीबॉडीज़ में सबसे छोटी यही है, ठीक है। तो सेकंड प्रेगनेंसी के ऑनवर्ड में क्या होता है, जो मदर की जो भी एंटीबॉडीज़ बनाती है, मदर जो भी एंटीबॉडीज़ बनाती है RH पॉजिटिव के खिलाफ, वो क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके और फीटस के ब्लड में घुस जाती है और वहाँ पे जितनी भी RBCs होती है RH पॉजिटिव वाली, उस पर क्लम्प बना देती है, जिससे कि वो सारी RBCs डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो वो बर्थ होती है, बर्थ होगी, बेबी की बर्थ होगी, पर वो डेड बर्थ होगी, मतलब वो बेबी डेड होगा और उसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। स्टिल बर्थ मतलब डेड बेबी, ठीक है। तो क्या किया, IgG ने डिस्ट्रॉय कर दिया फेटल RBC को। इसकी वजह से कभी कभी सीवियर एनीमिया होता है, सीवियर जॉन्डिस होता है। पर अब हमारे पास इसके खिलाफ रोगाम वैक्सीन आ गई है, जो कि ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम IgG। ओके।